हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान पीपाखेड़ी से पधारे खुमान सिंह परियार हैं। परियार साहब वरिष्ठ साहित्यकार व राजकीय शिक्षक भी हैं। आज ये हमारे बुलावे पर स्टूडियो पधारे हैं। आज हम इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी जो काव्य यात्रा कब से शुरू हुई इसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं खुमान सिंह जी से। खुमान सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपने मुझे जो है इस कार्यक्रम में बुलाया और इसके लिए मैं आपका बहुत दिल से आभारी हूँ। हाँ, मेरा जो है गांव पीपाखेड़ी पड़ता है, रामगंज मंडी के अंदर मेरा छोटा सा गांव है जो संत पीपा जी की कर्मस्थली कही जाती है जी। और वहीं पे मेरा जन्म हुआ। बहुत बढ़िया। 8वीं तक वहाँ से शिक्षा लेने के बाद में मैं पास में एक गांव पड़ता है सातलखेड़ी, 10वीं तक वहाँ पे पढ़ा जी। फिर 11वीं 12वीं के लिए मैं रामगंज मंडी गया। वहीं से मेरी मुलाकात जो है अपने रामविलास जी रखवाला साहब से हुई। वो हमारे चित्रकला के प्राध्यापक हुआ करते थे जी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कला के साथ साथ साहित्य का भी जो है मेरी रुचि उसमें जागृत होने लगी। धीरे धीरे मैं भी छोटी छोटी तुकबंदियाँ करने लगा। फिर जैसे ही 12वीं हुई, 12वीं के बाद में वो पापा के पास गए और पापा से बोला कि खुमान जो है चित्रकला में बढ़िया है तो इसे कोटा भेजो आप। बहुत बढ़िया। तो उन्हीं के आग्रह पे पापा ने पहले तो मना किया था कि वहाँ पे जो है कैसे रहेगा, ये कभी बाहर निकला नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता छोड़ दो बस इसकी जी जी। और वही मुझे सबसे पहले इधर लेके आए थे कोटा। फिर कोटा में यहाँ पे 2-1 महीने यहाँ पे रहने के बाद में फिर मेरा सेंट्रल कलर लिमिटेड जो कंपनी है कोटा में, पहले अब तो बंद हो चुकी है बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में अप्लाइमेंट ऑफिस से मैंने इंटरव्यू वगैरह हुआ था, एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सेलेक्ट हो गया और गाज़ियाबाद चला गया जी। वहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में मैं कोटा वापस आया और फिर धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया मैंने। तो रखवाला जी को पता चला कि ये भी कविताएं लिखने लगा। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बार हमारे गांव में 2005 में कवि सम्मेलन था, उसमें पहली बार मुझे मंच पे वही लेके आए थे। बहुत बढ़िया। उसके बाद तो धीरे धीरे जो है साहित्य का इतना ज़्यादा कायल हो गया मैं कि बस रात दिन कविताएं कविताएं कविताएं। जब भी मैं पढ़ने बैठता था तब भी जो है रजिस्टर में नोट्स कम और कविताएं ज़्यादा हुआ करती थी। यानी नशा हो गया था। नशा हो गया सर। नहीं, बहुत बढ़िया। और फिर धीरे धीरे फिर आनंद हजारी जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं तो उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ में फिर जो आर्यवर्त साहित्य समिति है उसकी काव्य गोष्ठियाँ निरंतर होती थी, उसमें भी आना जाना हुआ और धीरे धीरे जो है साहित्यकारों के संपर्क में आया तो ऑटोमेटिकली जो है कविताओं का जो जुनून और बढ़ता गया। लगा कि ये लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए। पहले तो मैं व्यंग लिखा करता था जी जी, छोटे छोटे व्यंग लिखा करता था। जैसे एक व्यंग रखूँ आपके सामने कि मुँह पैदल पैदल जा रहे छो। अपने नयापुरा की बात थी और सारे के सारे साहित्यकार पहले निकल गए थे। शिमला कवि सम्मेलन था जी। तो वहाँ पर रखवाला जी ने फ़ोन किया कि तू जो है वहीं पे मिलना मेरे से जी। मैंने कहा सर छुट्टी नहीं है मेरे पास में, छुट्टी नहीं मिल रही है यहाँ से कंपनी से। कि तू तो कुछ भी कर, तू तो जो है मैंने तेरा नाम दे दिया, तुझे कविता पढ़ने के लिए वहाँ आना है जी जी। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ से जो है 20 शिफ्ट में तो गया ही था, वापस जो है हाफ डे कर पुरा के वापस आया और नयापुर आया तो वहाँ मेरे को जो है वहाँ शिमला जाने के लिए साधन नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो
टेम्पो से थोड़ा वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ से फिर साधन मिल जाएगा जी। तो वहाँ मैंने जो देखा उसको मैंने उसमें लिखने की कोशिश की कि वो जो ये टेम्पो वाला था उससे एक कांस्टेबल पैसे मांग रहा था जी। तो उसने कहा कि भाई साहब अभी तो पहले चक्कर में 20 रुपये दिए मैंने और फिर वापस दूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो मेरे को लगा कि वाकई साहित्य तो यहाँ पे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने लिखा कि मुँह पैदल पैदल जा रहे हो छो, पाछे से ऑटो आ रहे हो छो। मुँह पैदल पैदल जा रहे हो छो, पाछे से ऑटो आ रहे हो छो। ऑटो वाला ने हॉर्न लगाया और मारा तय बुलायो। मैंने उसको जान की कि भाई सब सीधा सीधा कहीं झाँको, थोड़ा माँ की तरफ भी झाँक लो, बैठवा की जगह नहीं मतलब थेला कि नहीं टाँक लो। मैंने उसको जान की कि भाई सब सीधा सीधा कहीं झाँको, थोड़ा माँ की तरफ भी झाँक लो, बैठवा की जगह नहीं मतलब थेला कि नहीं टाँक लो। तो ड्राइवर ने मुँह खोलियो और माँ सू बोलियो कि भाई सब थे तो देवगा 20 रो उसको ले। बहुत बढ़िया, बहुत थे तो देवगा 20 उसको लेवगो, यो 1880 रुपये खांसू देवगो। और तो था रवा दो हटो साइड में माए तो जावा दो। और तो था रवा दो हटो साइड में माए तो जावा दो। कहाँ फालतू में 20 रुपया का बोला बेजा बड़क छे। मैंने सुनी नयो थाना दारायो गणो कड़क छे। मन की भाई बात तो तारी साची पर काय करूँ, रात भी छे आधी, तू नहीं तो तारो भाई और आओगो, अंतरे कुमान भी पैदल पैदल ही जाओगो, अंतरे कुमान भी पैदल पैदल ही जाओगो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुमान सिंह जी, अच्छा व्यंग्य, एक शिक्षाप्रद मतलब व्यंग्य है, बहुत बढ़िया। कुमान सिंह जी, आपने जो हाड़ौती और मतलब हिंदी में दोनों में लिखा? हाँ, दोनों भाषाओं में? हाँ, मैंने जो है अपनी हाड़ौती तो क्या है कि मेरा जो क्षेत्र पड़ता है सर रामगंज मंडी, जी जी, उधर मालवा टच में आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो मेरी मालवी भाषा आती है थोड़ी, तो मैंने अपनी माइड भाषा में लिखने का प्रयास किया है क्योंकि हाड़ौती में इतना रहा मैं, जिसके बावजूद भी जो है मैं हाड़ौती में इतना बेहतरीन नहीं लिख पाता मैं, बिल्कुल, जितना मैं अपनी मालवी भाषा में। बिल्कुल, क्योंकि अपनी भाषा में बात करने का अंदाज ही कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि जैसे अपनी बात को जब अपन कहते हैं अपनी भाषा में तो एक सहजता नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर अपन दूसरी भाषा में लिखने में मैंने जो है कई सारे, एक जगह लिखा था मैंने कि शाम के उल्फत इतने रंगीन बना लेंदा है, याद कर दे बहनों आंसुआद नहा लेंदा है। पंजाबी से लिखा था। जी जी जी। क्योंकि मैं जब सेमकोर में इसमें सेमटल में जब हुआ करता था तो मेरे पास में उत्तरी भारत के करीब करीब सभी राज्यों से जो है बंदे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं उनकी भाषाओं को जो है उनसे बोलता था कि आप जब भी बात करो ना अपनी भाषा में बात करो मुझसे, ताकि जो है कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिले। बहुत बढ़िया बात। इसी के साथ में मुझे जो है काफ़ी भाषाओं में जो है पकड़ भी हुई मेरी। और कई जगह मैंने जो है जैसे भोजपुरी में भी कई, जैसे मेरा महाकाव्य है जी जी कुरवा, अभी तक जो महाकाव्य लिखे गए हैं या तो पौराणिक है या फिर ऐतिहासिक है। बिल्कुल। पर मैं जिस महाकाव्य पे 9-10 साल से काम कर रहा हूँ वो फैंटेसी शैली में, जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध लिखा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस फैंटेसी शैली पे दुनिया ने अभी तक वो देखा ही नहीं है। ऐसा कैरेक्टर मैंने उसमें बनाया है जो कभी हुआ ही नहीं है, मगर फिर भी उसे जब अपन देखते हैं, जब उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल। एक काल्पनिक दुनिया मैंने उसमें तैयार करने की कोशिश की है। तो उसके अंदर भी जो है मैंने कई जगह दूसरी भाषाओं के, जब कोई किरदार अलग भाषा का है तो उसको उसी की भाषा में बोलने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। तो वो थोड़ा सा नयापन रहेगा मेरे साहित्य में। जी। कुमान सिंह जी, ये महाकाव्य कब तक बनकर तैयार हो जाएगा जनता के सामने? गुरुजी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आज दिन तक जो है मैंने कविताएं लिखी नहीं है। कविताएं मुझे लिखती हैं। जब भी मुझे लगता है कि कविता मुझे मजबूर करती है। कई बार तो ऐसा होता है कि रात को भी सोते सोते कोई शेर याद आ गया, कोई पंक्ति याद आ गई, तो उठ के मैं डायरी ढूंढने लगता हूँ, उसमें लिख लेता हूँ, उसे नोट करता हूँ। अक्सर ये होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ। जी जी जी। ये सारी गलतफहमी है लोगों बहुत की। सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया बात।
मेरा इतने 8-9 साल जो भी है, इतना टाइम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब मुझे लगा कि मुझे दुख हो रहा है, तो उस कविता में जहाँ भी मुझे दुख लिखना है, तो जब मुझे दुख होगा तभी मैं उस कविता को आगे बढ़ा सकता हूँ। बिल्कुल सही, तभी उतर सकती है वो। हाँ, क्योंकि दूसरों के आंसू रोने का काम साहित्यकार का नहीं होता। बिल्कुल। अगर मुझे खुशी हो रही है और जब मैं खुशी के छंद लिखता हूँ तो मज़ा आता है मुझे। बिल्कुल। ऑटोमेटिकली जो है, मैं उर्दू पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मेरी रचनाओं में उर्दू के ऐसे शब्द आते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, इसके मायने क्या है। पर जब मैं देखता हूँ, जब पूरी कविता होती है तो मैं देखता हूँ कि वाक्य जो है, जिसे जहाँ आना था वो मोती की तरह वहाँ बैठ गया। तो ये साहित्य जो है, ये ईश्वर का वरदान मानता हूँ मैं, कि जब ऊपर वाले ने हमें चुना है तो हम क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती करें कि मैं कविता लिखूं। ऐसा मेरे साथ तो होता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ में कि जल्द से जल्द जो है आने वाले एक आध साल में उस महाकाव्य को आप लोगों के समक्ष रखूं। मगर इसकी गारंटी नहीं लेता मैं कि मैं कितना जल्दी ले आऊँगा, क्योंकि वो जो है आपका 8-9 साल तो उसने वैसे ले लिया। अब उसकी जब इच्छा होगी तब वो आगे बढ़ेगा। माँ शारदे की कृपा होगी तभी। माँ शारदे का जो है वो प्रसाद है, और वो प्रसाद जब आगे बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों के समक्ष पहुंचा पाऊंगा उसे। खुमान सिंह जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा और कितना लिख चुके आप साहित्य के रूप में? गुरुजी, मैंने अभी तक जो है, जैसे गीत भी लिखे और गज़लें भी लिखी हैं, कविताएं, नज़्म, दोहे, चौपाई, कवित, करीब करीब मैंने जो है गद्य पद्य दोनों में लिखने की कोशिश किया है। और अभी तक ये मान के चलो आप कि मेरे पास में 1000 के आसपास, तो 1000 से ऊपर ही होगी कविताएं। जी जी। तो इतना साहित्य तो मैं लिख चुका हूँ और आगे निरंतर चलता रहता है। जो भी विचार आज अपन बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये बातें भी हो सकता है कल कविता के रूप में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अंदर से भाव पैदा होता है किसी भी। कविता क्या है, मन के विचार ही तो है। जी जी। कोई रचना हो दर्शकों को सुनाए। कि स्याली रातां में हो, स्याली रातां में रोऊं मुँह, सारी रात करूँ मुँह, था की बात बलम जी आ जाओ। स्याली रातां में गोरो गोरो मुखड़ो तर से, कुण चांद सोखेवे। गोरो गोरो मुखड़ो तर से, कुण चांद सोखेवे। न्याले न्याले आंगन या में लाडलो, गोद में खून लेवे। सुख जावे ना हो, सुख जावे ना, होठा की लाली लाल बलम जी आ जाओ। स्याली रातां में। और जब मैंने देखा कि वो मायूस क्यों है, तो मैंने देखा कि सारी सखियां पिया संग में डोले, रात की बातां पनघट पे बोले। कसी गुजरी है आज की रात, करे है सारी बात बलम जी आ जाओ। स्याली रातां में। और ऐसे एक गीत था, तो सारे दोस्त बैठे हुए थे, मस्ती का मूड था, तो जैसे ही सारे बैठे हुए हैं और एक लड़की उधर से निकली, तो उन्होंने कहा कि यार ये ऐसी लग रही है। मैंने कहा ऐसी वैसी कैसी नहीं लग रही है, ये ऐसी लग रही है जैसे काले बादलों में बिजली चमकी हो। बहुत बढ़िया। और उसी शब्द को मैंने पकड़ा और फिर लिखा कि काले बादली में
अर हो ओ काली बादली में चमकी रया धोली बिजली, अरे धोली बिजली रे मनड़ो लेगी बींदनी रे काली बादली में। सागर मस्ती मारियो बैठ्यो हिबड़ो पैर पसार, मोतीड़ा बन बेगर आंसू कर आज कमाल काली बादली में। हाय हाय काली बादली में चमकी रया धोली बिजली, धोली बिजली रे मनड़ो लेगी बींदनी रे काली बादली में। और फिर लिखा मैंने कि छोरी तू जो यूं शर्मावे, तारा नैन मटक्का गावे, तारी मोरनी सी चाल चमके गोरा गोरा गाल, अरे गोरा गोरा गाल थारी निजरा करे हलाल काली बादली में। तो इस तरह के जो है बहुत बढ़िया मस्ती के गीत लिखे हैं। और एक गज़ल थी जी कि गिरा के पलके उठाना भूल गया, वाह, वो करके वादा निभाना भूल गया। गिरा के पलकें उठाना भूल गया, वो करके वादा निभाना भूल गया। मैं राह तकता रहा उम्र भर जिसकी, वो मुसाफिर लौट कर आना भूल गया। बया करता एक नज़र में हाले दिल, बया करता एक नज़र में हाले दिल, पर जालिम नज़र मिलाना भूल गया। चलते रहे सिलसिले ख्यालों में आने के, शायद इसी कस्म में वो आना भूल गया। वो यादों के जर्द पत्ते बिखरे हैं खुमान, जिन्हें बागबा पानी पिलाना भूल गया, जिन्हें बागबा पानी पिलाना भूल गया। वाह कुमान सिंह जी, बहुत बढ़िया गज़ल आपने दर्शकों के सामने पेश करी। कुमान सिंह जी, आपकी जो मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है दर्शकों को बताएं। अभी तक जो प्रकाशित जो रचनाएं हैं मेरी, प्रकाशित रचनाओं में जैसे पहली गज़ल संग्रह मेरा जी बताएं, यादों का पैमाना जी, जो राजस्थान साहित्य अकादमी से स्वीकृत हुआ है। बिल्कुल। और इसमें मेरी 105 गज़लें और नज़में हैं जी। और एक राष्ट्रीय संकलन निकाला था हमने जी जी, हमने हार नहीं मानी 2019 में। बिल्कुल। इसके अंदर हरियाणा से तेलंगाना तक के जो है 72 साहित्यकारों को हमने संकलित किया था। और इसके अंदर सारी की सारी रचनाएं जो है मोटिवेशनल है जी। इसमें ये भी ऐसे हुआ सर कि एक बार मैं उदयपुर गया हुआ था जी, तो साहित्य अकादमी गया था, तो वहाँ मुझे पता चला कि जो हमारे डॉक्टर सुधींद्र वर्मा जो हैं जी, तो वो हमारे रामगंज मंडी से हैं। अच्छा। और जब उनके परिचय के बारे में मैंने पढ़ा तो और मुझे जानने की इच्छा हुई। और जब मैंने प्रोफेसर राधेश्याम मेहर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अपने खैराबाद से ही तो थे, खैराबाद के अंदर उनका जो है यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यहीं से कोटा दरबार में उनके पिताजी जो थे उनके सेवा में थे और वो बड़े क्रांतिकारी भी हुए। मैंने कहा उनकी किताबें अगर पढ़ने को मिले तो कि हाँ तुम उनकी किताबें तो जो है नंद चतुर्वेदी जी साहब ने जो है उनके ऊपर लिखा भी है और उनकी जो उन्होंने जो किताबें लिखी है वो भी मेरे पास है। फिर मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी तो मुझे लगा कि उनको जो है उनका जन्म 1807 के आसपास हुआ था शायद जी, कुछ ऐसा ही था। और मैंने कहा कि यहाँ तो जब 2000 जब साथ निकला तो यहाँ पर उनका जो है कि शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है जी। और हमें लगता है कि हमने तो उनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो अपने को जो है जब वो मोटिवेशनल साहित्य लिखा करते थे तो हमारे हम साहित्यकारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने जो अग्रज रहे हैं उनको श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ तो अर्पित करें। बिल्कुल। और उसी संदर्भ में हमने जो है ये संकलन निकाला था, हमने हार नहीं मानी। और इसमें जो है
पहले तो हमने सोचा कि रामगंज मंडी के साहित्यकारों को इसमें चुना जाए। जी जी। तो एक संस्था का निर्माण किया था, साथिया आर्यवत साहित्य समिति। जी। तो उसके बैनर से हमने घर घर जाके साहित्यकारों को इकट्ठा किया, क्योंकि मंचीय कवि अलग होता है, बिल्कुल, साहित्यकार अलग होता है। तो अगर मंचों पे अपन देखें तो मंचों पे हर बंदा जा नहीं सकता, बिल्कुल, पर लिखने की जो है हर बंदा जो है एक कवि होता है। मैं मानता हूँ कि हम सभी कवि हैं, साहित्यकार हैं। बिल्कुल। पर यह है कि हम इस डर से नहीं जाते कि वहाँ तो बड़े बड़े कवि जाते हैं। तो हमने जो है, हमारी टीम ने सभी को जो है, जिसने एक रचना भी लिखी है उनसे मिलने की कोशिश की, और फिर मैंने उनके सामने रखा कि डॉक्टर सुधींद्र जो है अपने रामगंज मंडी से है, और यहाँ तक कि हमारे रामगंज मंडी के लोग भी उन्हें नहीं जानते। बिल्कुल सही। तो कम से कम उस बंदे को रामगंज मंडी वाले तो जाने, तो उनके लिए अपन जो है एक मोटिवेशनल संकलन निकालेंगे। बिल्कुल। और उसी में कुछ रामगंज मंडी के थे, कुछ कोटा के साहित्यकार, फिर धीरे धीरे जो है एक दूसरे से जुड़ते गए। इस तरह से हमारे जो हरियाणा से और तेलंगाना तक के साहित्यकार हमने उसमें ऐड किए, और बहुत प्यारा संकलन हमारा तैयार हुआ। हमने हार नहीं माने। बिल्कुल। कुमान सिंह जी, आप चित्रकला से भी ताल्लुक़ रखते हैं? जी सर। चित्रकला यानी एक चित्रकार और साहित्यकार दोनों का सामंजस्य होता है, क्योंकि दोनों भाव अंदर से निकलते हैं, वो कागज़ में आ जाता है, ये चित्रशैली में आ जाता है। कितना मतलब इसमें समानांतर मानते हैं आप? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये दोनों जो है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। क्योंकि किसी ने कहा था कि अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त करना कि प्रेक्षक में भी वही भाव उत्पन्न हो, कला है। जी। और कला, चित्रकला भी जो है कला है, और साहित्य भी एक कला है। बिल्कुल सही। दोनों, कई बार जो होता है कि अपन जो है शब्दों में जिस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहे हैं उसे रंगों में बयां कर दो। बिल्कुल सही। और चित्रकला जो है इतना बढ़िया सब्जेक्ट है सर, कि आपको जितना भी टेंशन है आप कलर लेके बैठ जाओ, और कलर को जब घोटोगे आप भूल जाओगे कि आपको कोई चिंता थी। बहुत बढ़िया बात। इतना मैं तो इसे जो है ये मानता हूँ कि जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जी जी, उनको तो जो है हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय उनको सबको जो है कलर प्लेट दे दो, वो हॉस्पिटल से पहले रिकवर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर जो है अपने भावों को रखने का और अपनी बात को कहने का एक अलग तरीका है। और मैं ये कहूँगा कि मैं लकी हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे दोनों चीज़ें जो है बराबरी से दी। बहुत बढ़िया। कुमान सिंह जी, जाते जाते एक और रचना हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी जरूर जरूर जरूर। एक क्या, दो तीन सुनाइए? हाँ हाँ सुनाइए। एक 2004 की रचना थी मेरी, जो अभी मुंबई से प्रकाशित हुई है। जी जी। वो लड़की जब याद आती है। वाह। मुझे ये चिंता रहती थी कि ये जो कविता है, इससे बाद वाली कितनी कविताएं प्रकाशित होगी, और ये प्रकाशित हुई नहीं। तो वो सारा का सारा जो है, कहा है ना मैंने कि ऊपर वाले ने सारा का सारा स्क्रिप्ट लिख के भेज रखा है कब क्या होना है। जी जी। तो ये रचना थी 2004 की। मैंने लिखा था कि कसम उस कहानी की जो जुल्फ़ों में छाया करती थी, इन प्यासी निगाहों में उसकी यादें समाया करती थी। आँखों में काली काली नम सी शर्म झलकती थी, होठों पर लाल लाल मुस्कुराहट की लालिमा चमकती थी। उसकी यादों ने जवानी संभाली है, याद करके आंसुओं की लड़ी लग जाती है, वो लड़की जब याद आती है। बहुत बढ़िया। कसम खुदा की उस जैसी लड़की और ना देखी थी, इस सूखे दिल के रेगिस्तान में वो एक झरने जैसी थी। घटाओं ने जैसे उसकी जुल्फ़ों पे कलाई की थी, ढलती हुई सामने जैसे उसके होठों को लाली दी थी। उसकी यादों के सहारे जब खुमान इंतज़ार करता है, आसमां में काली घटा छा जाती है, भाई साहब वो लड़की जब याद आती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ एक गज़ल और सुना। हाँ, मुझे गज़ल सुनाइए जी। अक्सर मैं उसे गुनगुनाता रहता हूँ, अच्छा लगता है उसको।
हालांकि एक पिता के लिए जैसे सारी औलादें अच्छी होती हैं, वैसे एक साहित्यकार के लिए तो सारी रचनाएं अच्छी होती हैं। बहुत बढ़िया। पर एक गज़ल है छोटी सी। जी जी सुनाई। हर घड़ी याद तेरी आनी है, उम्र भर अब बहाना पानी है, तेरे बिन एक पल नहीं कटता, बिन तेरे जिंदगी बितानी है, हर घड़ी याद तेरी आनी है, बहते है ख्वाब अश्क बन बन के, क्या अनोखी ये जिंदगानी है, हर घड़ी याद तेरी आनी है, हर घड़ी नाम तेरा लेती है, हर घड़ी नाम तेरा लेती है, मेरी सांसें तेरी दीवानी है, हर घड़ी याद तेरी आनी है, ये गुनाह अब ना तू करेगा खुमान, ये गुनाह तू ना अब करेगा खुमान, वरना जीते जी मौत आनी है, हर घड़ी याद तेरी आनी है। बहुत खूब कुमान सिंह जी, धन्यवाद सब, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शिक्षक व वरिष्ठ साहित्यकार खुमान सिंह परियार साहब। खुमान सिंह परियार साहब ने सब विधाओं में लिखा और इनका एक महाकाव्य आने वाला है। 8 वर्ष 9 वर्ष से उस पर काम चल रहा है, लेकिन ये माँ शारदे की कृपा होगी, कब वो आपके सामने जल्द से जल्द पहुँचेगा। इन्होंने राजस्थानी और हिंदी दोनों में लिखा, गद्य और पद्य दोनों में ही इन्होंने अपनी रचना मतलब वो लेख लिखे हैं। और इनका मानना है कि आने वाले समय में भी ये अच्छा लिखता रहेंगे और समाज को एक अच्छा रचनाओं के माध्यम से अच्छा संदेश देंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।